Hello everyone, good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 7th ऑफ अगस्त और आज हम 7th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे के बाद हम देश दुनिया की बाकी खबरों पे बात करेंगे। उसके बाद वन लाइनर्स हैं, वन लाइनर्स के बाद एमसीक्यू है और एमसीक्यू के बाद एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट पैकेज है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स यूजफुल है। ठीक है, सो स्टार्ट कर लें आज का सेशन। सबसे पहली बात, 7 अगस्त आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल हैंडलूम डे। क्या नाम है? नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1905 में 1905 जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, तो पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो फॉरेन क्लॉथ्स है, उनको बायकॉट किया गया था और जो इंडिजीनियस फैब्रिक और प्रोडक्ट्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया था। इसलिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में डिसाइड किया कि हर साल हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। तो नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस साल ये 11th एडिशन है। कौन सा एडिशन है ये? 11th एडिशन आपको मिल जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वीमेन एम्पावरिंग द नेशन। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। तो नेशनल हैंडलूम डे और ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी आज के दिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उन अवार्ड्स पे भी हम बात करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है सिंस 2015 और ये 11th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर संत कबीर हैंडलूम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग हैंडलूम वीवर्स होते हैं हैंडलूम के सेक्टर में जिन्होंने काम किया है, उनका जो सेक्टर की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन है, तो उन्हें संत कबीर हैंडलूम अवार्ड दिया जाएगा जिसमें 3.5 लाख रुपीस कैश प्राइज मनी होती है। इसके अलावा एक और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसका नाम है नेशनल हैंडलूम अवार्ड। ठीक है, इसमें आपको 2 लाख रुपए कैश प्राइज मनी मिलेगी। तो आज के दिन टोटल 24 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिनमें से 5 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड है और रिमेनिंग जो 19 है वो नेशनल हैंडलूम अवार्ड भारत मंडपम में जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आप प्राइज मनी याद रखिएगा, टोटल अवार्ड ही याद रखिएगा, बाकी इंडिविजुअल पर्सन के नाम याद रखने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। तो संत कबीर हैंडलूम अवार्ड में प्राइज मनी कितनी है? 3.5 लाख रुपीज है। और नेशनल हैंडलूम अवार्ड में प्राइज मनी कितनी है? 2 लाख रुपीज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड टोटल अवार्डी कितने हैं? 24 अवार्डीज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक स्तूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है धामरेक स्तूप और ये कहाँ पर है? ये आपको मिल जाएगा सारनाथ में। और सारनाथ में आपको स्तूप देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट साइट देखने को मिलती है, क्योंकि सारनाथ एक बुद्धिस्ट साइट आपको देखने को मिलेगी। सारनाथ में ही पहला सेरेमन या पहला जो उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। और यहाँ पे अशोक पिलर हैं और अशोक पिलर के अलावा यहाँ पर आपको स्तूप देखने को मिलेंगे। तो रिसेंटली लोकसभा में जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, कौन है भाई ये हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा गया था, तो उन्होंने रिटर्न रिस्पांस में बताया कि 2025-26 की साइकिल के लिए हमने जो एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ, इसको नॉमिनेट किया है यूनेस्को में। और लगभग 1.5 साल 1.5 ईयर्स की लंबी प्रोसेस होती है और उसके बाद हो सकता है भविष्य में सारनाथ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए। फिलहाल में 2025-26 साइकिल के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये बात रिसेंटली गजेंद्र सिंह शेखावत ने रिटर्न रिप्लाई में, ठीक है, रिटर्न रिप्लाई में मेंशन की है। बात क्लियर हो गई? डन इतनी चीजें। तो सारनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। सारनाथ जो वाराणसी में है, 2 चीजों के लिए फेमस है। पहला, यहाँ पे पहला सेरेमन दिया गया था बाय द गौतम बुद्धा, पहला उपदेश दिया गया था, और यहाँ पे अशोक के पिलर है। अब यहाँ पे जो सारनाथ शहर है या सारनाथ जो साइट है, उसको एंशियंट समय में कुछ और भी नामों से जाना जाता रहा है, जैसे कि ऋषिपटन, मृगदया या मृग दवा। ठीक है, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को के जो एशेज है, जो उनकी राख है, उनके जो भी अवशेष हैं, उनको अलग अलग जगहों पे जो बरी किया गया है, दफनाया गया है, वहीं पर आपको
स्तूप देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे कि लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, चार नोबल ट्रुथ के बारे में बताया था, कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को निर्वाण या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अशोक के द्वारा कई सारे स्तूप और मोनेस्ट्रीज को बिल्ड किया गया है सारनाथ में। एंड सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे भाई? ये थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही जो धामरेक स्तूप है, इसके अलावा जो चौखंडी स्तूप है, मोनेस्ट्री एंड टेम्पल्स हैं, इनको एक्सकेवेट करने का काम किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, देखिएगा आपका जो सिलेबस होता है एंशियंट हिस्ट्री का, उसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक आप थोड़ा सा देखकर जाइएगा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि कोल्हापुर में भी जैनों का प्रोटेस्ट चल रहा है, या आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये बुद्धिस्ट साइट है, बुद्ध के जो अवशेष है उनको भारत लाया गया है, तो किसी न किसी कारणों से बुद्ध धर्म और जैन धर्म न्यूज में है। तो इनके फाउंडर कब कहाँ पर क्या घटना हुई थी, निर्वाण क्या होता है, महापरिनिर्वाण क्या होता है, इनलाइटमेंट क्या होता है, किस पेड़ के किनारे या किस पेड़ के नीचे किस नदी के किनारे इनलाइटमेंट हुआ, मतलब ये जो सारी बातें पूछी जाती है एग्जाम में, आप इसको पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिक्किम स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सबस्टिकल लीव्स स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका मतलब होता है विश्राम काल की छुट्टियां। अब यहाँ पे आप बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स चाहते हैं, थोड़ा सा चिल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सिक्किम गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लीव दे रहा है। जिन्होंने 5 साल मिनिमम 5 ईयर तक स्टेट गवर्नमेंट में जॉब की है, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो सिक्किम हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ सबस्टिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, offering them a unique opportunity for personal and professional development। आप चाहो तो जॉब सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग कर सकते हो, घर पे आराम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आपने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप रहे हो, तभी आप इन लीव्स के लिए एलिजिबल हो। इस पॉलिसी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो 365 डेज से मैक्सिमम 1082 डेज तक आपको छुट्टियां ले सकते हैं। फर्दर स्टडीज के लिए हो सकता है, फर्दर ट्रेनिंग के लिए हो सकता है। ठीक है, इस दौरान 50% बेसिक पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब सैलरी 100% नहीं होगी, 50% होगी। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी एम्प्लॉयज हैं उनको सेक्रेटरी ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज हैं उनको लीव अप्रूव कौन करेगा? उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो लीव को अप्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सिस बैंक लॉन्चेस लॉक एफडी फीचर टू प्रिवेंट डिजिटल फ्रॉड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आपने एफडी कराई, और आजकल साइबर क्राइम कितने ज्यादा हो रहे हैं, किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया और वो प्री मैच्योर विड्रॉ करा लिया आपके एफडी का, हो सकता है आपकी एफडी 5 साल की हो। अब किसी ने अगर आपका अकाउंट हैक किया, हो सकता है वो 2 साल में 2.5 साल में आपका पैसा निकाल ले, मतलब एक तरीके से प्री मैच्योर विड्रॉ हुआ। तो यहाँ पे इस प्री मैच्योर विड्रॉ को लॉक करने के लिए लॉक एफडी स्कीम की शुरुआत एक्सिस बैंक कर रहा है। मतलब किसी भी कंडीशन में आपका प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं होगा, अगर आपको कराना है तो आपको फिर फिजिकली अकाउंट मतलब जो आपका ब्रांच है उसको विजिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्सिस बैंक हैज लॉन्च अ लॉक एफडी फीचर फॉर सेफ गार्डिंग कस्टमर फिक्स डिपॉजिट from rising digital fraud by allowing them to restrict FD closure through digital means। मतलब आप डिजिटल मीन मतलब आपके व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए और डिफरेंट डिजिटल चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके जरिए प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए अगेंस्ट द साइबर थ्रेट। और अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉ कराना है तो आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा आपकी जो भी ब्रांच है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉक एफडी फीचर किसका है? एक्सिस बैंक का आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बारे में। रिसेंटली 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की 56 नंबर की आपको मीटिंग देखने को मिलेगी, और इसको हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। इसमें बताया गया भले ही अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया है इंडिया के इंपोर्ट्स पे, लेकिन स्टिल इसके बाद भारत एक अच्छी कंडीशन पे है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, और भारत की जो जीडीपी FY26 में होगी वो 6.5% रहेगी, ये एस्टिमेट किया है। फिर इन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, रेपो रेट आपको 5.5% देखने को मिल रही है। नाउ बात करते हैं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन पहले 3.7 था, इसको रिड्यूस करके 3.1 एस्टिमेट किया गया है। इन्फ्लेशन या सीपीआई कितना एस्टिमेट किया गया है? 3.1 किया गया है। एसडीएफ प्रोडिक्ट किया गया है 5.25%, और आपका जो एमएसएफ और बैंक रेट है वो 5.75% एस्टिमेट किया गया है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है वो 4 टाइम्स होती है इन अ ईयर, मतलब पूरे साल भर में 4 बार ये मीटिंग होती है। तो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो अक्टूबर मंथ में होगी। तो आपको करना क्या होता है, जब आप एग्जाम में अपियर होने वाले हो उस समय इनके रेट्स पढ़ के जाया करो, बाकी हर बार हर चारों पॉलिसी के रेट याद करने की जरूरत नहीं। जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो या इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो उस समय के जो करेंट और लेटेस्ट रेट चल रहे हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आज हमें 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स या रिपोर्ट पे बात करनी है। पहला है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? सो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स में बताया गया है हमारे अलग अलग राज्यों की और अलग अलग स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरी की क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल ट्रांजिशन में, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के एडॉप्शन में हमने क्या काम किया है, उस डायरेक्शन में इस रैंकिंग को पब्लिश किया गया है, इंडेक्स को पब्लिश किया है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इज अ नेशनल बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क दैट स्कोर्स all state or union territory out of 100 based on their progress in the e-mobility adoption, infrastructure readiness and innovation efforts। तो इसमें 100 तक रैंकिंग स्कोरिंग प्रोवाइड की जाएगी। डिपेंड करता है कि आपने कितने ईवी स्टेशंस बनाए, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ईवी के लिए आप क्या काम कर रहे हो, लोगों को ईवी अडॉप्ट करने के लिए आप किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, ईवी मोबिलिटी आपके राज्य में कितनी है, इस तरीके से इस रैंकिंग को किया गया है। तो टॉप स्टेट्स हैं दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में और इनोवेशन में? तो दिल्ली है, फिर महाराष्ट्र है और फिर चंडीगढ़ है। हालांकि यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट की हाइलाइट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि 2018 से 2024 तक हमारे देश में जो ईवी का एडॉप्शन है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब जो नंबर ऑफ कार्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी संख्या हमारे देश में इंक्रीज हुई है, उनकी सेल इंक्रीज हुई है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे देश में 12 लाख ईवी रजिस्टर थी 2024 में। ठीक है। और यहाँ पे 5 मिलियन से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी ईवीज। 12 लाख ईवी रजिस्टर इन 2024 में 12 लाख आपको ईवीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। इंडियन रोड्स पे 6.5 मिलियन ईवीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। 25,000 आपको पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे अक्टूबर 2024 तक। सबसे ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है वो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगे। और ईवी शेयर का जो व्हीकल परसेंटेज है, पहले वो 5% था, मतलब हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां चलती है उसका 5% क्या था, आपका ईवी था 2018 में। ये बढ़ के 7.7% हो चुका है 2024 तक, और 2024 तक हमारे देश में 12 लाख ईवीज को रजिस्टर किया गया है। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, मतलब स्कोरिंग के अकॉर्डिंगली भी डिवीजन किया गया है। जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में है वो फ्रंट रनर कैटेगरी है, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। फिर परफॉर्मर कैटेगरी में 50 से 64 के बीच का स्कोर है, कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा मिल जाएगा। और बाकी रिमेनिंग 0 से 49 तक रिमेनिंग जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो एस्पेरेंट कैटेगरी में है। तो आप अपने अपने राज्यों को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। नाउ बात करते हैं ईवी के शेयर के बारे में। तो ईवी का जो शेयर है उसके बारे में बात की जाए ग्लोबल लेवल पे। तो इंडियाज ईवी शेयर वाज 1/5 ऑफ द ग्लोबल लेवल इन 2000 में हम 1/5 शेयर थे, लेकिन अब हम 2/5 शेयर पे आ चुके हैं 2024 तक। ठीक है।
अब हमारा जो गोल है वो EV 30 at 30 कैंपेन है। मतलब हमें 30% EV का पेनिट्रेशन करना है 2030 तक। मतलब अभी जो 7.7% पेनिट्रेशन दिख रहा है ना, उसको 30% करना है बाय द 2030। तो ये EV 30 at 30 टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, इसका टाइटल क्या हो जाएगा? इसका टाइटल है अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। तो हमें ईवी के पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है अपने देश में। नाउ बात करते हैं ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग इंपॉर्टेंट शहर हैं, सिटीज हैं, उनको ट्रैक किया गया। देखा गया कि उन सिटी में कितना कैपेसिटी है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना इनोवेशन हो रहा है, R&D हो रहा है एआई की फील्ड में। मतलब एआई सिटीज की रैंकिंग यहाँ पे की गई है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम काउंटर पॉइंट रिसर्च एक फर्म है उनके द्वारा किया गया। इसमें ट्रैफिक, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अलग अलग सेक्टर में आप किस तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ट्रैक किया गया। इसमें भारत के कुछ शहर जैसे कि मुंबई है, बेंगलुरु है, उनको शामिल किया गया है। So Bangalore has secured the 26th rank in the Global Artificial Intelligence City Index. तो भारत का जो बेंगलुरु है वो 26वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु 26वें स्थान पर है। मुंबई और दिल्ली जो है वो एआई ट्रैफिक के मामले में, पब्लिक सिक्योरिटी के मामले में आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। और अदर जो टॉप सिटीज है जो इसमें इंक्लूड की गई है वो चेन्नई और कोलकाता है। नाउ बात करते हैं वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग ग्लोबल एआई सिटीज के बारे में। तो सबसे ऊपर आती है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आता है शियोल, फिर बीजिंग, फिर दुबई, फिर सैन फ्रांसिस्को है। और हमारा जो बेंगलुरु है वो 26वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी तो बहुत सारी बातें, काफ़ी कुछ डिस्कशन करना बाकी है। लेकिन अगर आप लोग अपने करेंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमने जुलाई मंथ की 2 इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स को लॉन्च किया है। पहली मैगजीन है जिसमें जुलाई मंथ के सभी टॉप 300 MCQs और पूरे मंथ के वन लाइनर है। ठीक है, और ये आपके प्रिंटेबल फॉर्मेट में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। दूसरा जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है वो है आपका बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन। इसमें भी आपको मैगजीन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी है, मतलब पूरा थ्योरी भी और एमसीक्यू भी है। जुलाई मंथ का कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएगा। ये भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। आप इन दोनों प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। आप वहाँ पर पेड नोट्स वाले सेगमेंट में जाओगे ना, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ना बात कर लेते हैं आज की क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। तो आज की क्लास का जो सीए का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। टेलीग्राम से आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डेली क्विज अपलोड होते हैं तो आप क्विज को अटेंड कर सकते हो। और जो भी अपकमिंग क्लासेस होती है उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से मिल जाती है। राइट, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, आपके काम का आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे। आप लोग मैसेज करते हैं मैडम कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये है, लेकिन शेयर नहीं करते। शेयर भी कर दिया करो। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, चलिए ना बात करते हैं इंडो वर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव के बारे में। याद कीजिए कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आप लोगों को COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो रामसर कन्वेंशन पे मीटिंग हुई थी जिम्बाब्वे में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। राइट, जिसमें आपका भूपेंद्र यादव जी ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट भी किया था। अभी जब COP15 रामसर कन्वेंशन पे मीटिंग हो रही थी, उसी समय साइड में इंडो वर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव पे भी साइन किया गया है। ठीक है, ये एक जॉइंट डेवलपमेंट है कौन कौन सी कंट्रीज का? कंबोडिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लाओ, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और IUCN एशिया रीजनल ऑफिस, इन सब के कोलैबोरेशन से इसे तैयार किया गया है। इनका पर्पस है स्ट्रेटेजी बनाना और अपने रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर आप मैप में देखोगे इंडो वर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव के लिए, तो ये इंडो वर्मा
रामसर रीजनल इनिशिएटिव है, मतलब इस पूरे एरिया में जो रामसर साइट है, यहाँ पे जो भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी है। इन्होंने 2025 से लेकर 2030 तक के रोड मैप को भी तैयार किया है, किस तरीके से रीजनल कॉपरेशन से हमें यहाँ पे रामसर साइट्स को, ये जो वेटलैंड्स है जो लगातार कम होते जा रहे हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। और इसका जो सेक्रेटरिएट बनाया है, मतलब IUCN एशियन रीजनल ऑफिस बैंकॉक थाईलैंड को इसका सेक्रेटरिएट बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव में इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया दिखा क्या इसमें? ये जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है वो किसका है? वो है, आप देख सकते हैं, कंबोडिया, लाओ, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और IUCN एशिया रीजनल ऑफिस का। ठीक है, नाउ बात करते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंट्रोड्यूस न्यू एलिजिबिलिटी रेगुलेशन फॉर फीमेल कैटेगरी। अभी कुछ समय पहले जितने कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, जहाँ पे जो भी जेंडर है उसको लेके क्वेश्चन उठे हैं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक फीमेल की बॉडी का स्ट्रेंथ अलग होता है और एक मेल बॉडी का स्ट्रेंथ अलग होता है, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनका बॉडी स्ट्रेंथ अलग होता है। अगर कोई मेल है जो बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज करा के फीमेल बन जाता है और उसके बाद अगर वो पार्टिसिपेट करता है ऐसे गेम्स में, तो ऑब्वियसली बात है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो जीत जाएंगे। तो ये फेयर कंपटीशन तो नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप परफेक्टली बायोलॉजिकल फीमेल हैं कि नहीं, आपकी चेकिंग की जाए जिससे एक फेयर कंपटीशन हो। ठीक है, इसलिए एक मैंडेटरी टेस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल हैज अनाउंस अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इट्स एलिजिबिलिटी रूल फॉर द फीमेल कैटेगरी इन द वर्ल्ड रैंकिंग कंपटीशन। अभी 1 सितंबर से वर्ल्ड एथलेटिक कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है टोक्यो में। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे कहा है कि जो फीमेल कैटेगरी की पार्टिसिपेंट है उनको एक SRY जीन टेस्ट देना पड़ेगा। SRY का मतलब है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई टेस्ट। इसमें बेसिकली ब्लड टेस्ट की मदद से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जो एथलीट है ये बायोलॉजिकल फीमेल है या नहीं है, जिससे हम ये जो कंपटीशन है इसकी इंटीग्रिटी और वीमेन स्पोर्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। तो आपको SRY जीन टेस्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में जिसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पब्लिश किया है। इसमें बताया गया है कि एविएशन मार्केट में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। ठीक है, तो इंडिया बिकम द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024। तो 2024 में वर्ल्ड की 5वें नंबर का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट आपको भारत में देखने को मिलेगा। भारत में अगर बात करते हैं तो 241 मिलियन 251 मिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं आपकी एयरलाइन से। तो इंडिया हैज इमर्ज एज द फिफ्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली, हैंडलिंग 241 मिलियन पैसेंजर्स। और ये डेटा रिलीज किया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। इसके अलावा जो दिल्ली से मुंबई जो रूट है, दिल्ली से जो मुंबई रूट है, वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट आपको इन द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली से मुंबई का जो रूट है वो ग्लोबली 7th नंबर का आपको बिजिएस्ट रूट देखने को मिलेगा। और भारत का जो एविएशन मार्केट है वो 5th नंबर का आपको मिलेगा, जापान को ओवरटेक किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। तो टॉप ग्लोबल एविएशन मार्केट सबसे बड़ा अमेरिका का है, फिर चाइना है, फिर यूके है, फिर स्पेन है, और 5वें नंबर पे इंडिया है। इंडिया की जो पैसेंजर कैपेसिटी है या जो पैसेंजर हम हैंडल कर रहे हैं वो 241 मिलियन पैसेंजर्स की आपको देखने को मिल जाएगी। बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट्स के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई जो है वो 7th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। 2024 में इसने 5.9 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट कौन सा है, तो वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट है जेजू शियोल, साउथ कोरिया में ये रूट आपको देखने को मिलेगा। 2024 में इसने 13.2 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है। जो टॉप 10 वर्ल्ड के बिजिएस्ट रूट है उनमें से 9 जो रूट है वो एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं। केवल एक ही रूट है जो कि एशिया पैसिफिक के बाहर आपको मिल जाएगा, वो है जेदा रियाद रूट। बाकी जो 9 रूट है वो बिजिएस्ट रूट एशिया पैसिफिक जोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं मोस्ट यूटिलाइज्ड एयरक्राफ्ट टाइप के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कह सकते हो सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट यूज भी हो रहे हैं वो कौन से हैं, बोइंग के हैं। बोइंग के बाद आपको एयरबस के A320 देखने को मिल जाएगा। IATA का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आते हैं, ये ओजोन लेयर से संबंधित आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को मिलती है।
ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। 349 मेंबर नेशंस हैं और डायरेक्टर जनरल है बिली वॉल्स। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन अखल के बारे में। देखिएगा, ऐसा आपके जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है वो इनपुट प्रोवाइड करता है इंडियन आर्मी को कि यहाँ पे टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं, ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी क्या करता है, उस चीज को टैकल करता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि 3 से 5 टेररिस्ट है यहाँ पर इस लोकेशन पे छुपे हुए हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन अखल की शुरुआत की थी और ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन है। इसे कहाँ पर किया गया, इसे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। कहाँ पर, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। तो ऑपरेशन अखल कहाँ पर किया गया, याद रखेंगे, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि के बारे में। अब देखिएगा, आजकल जो हमारी बैटल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, रियल टाइम सर्वेलाइंस होता है, नेक्स्ट जनरेशन के वारफेयर टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी नई टेक्नोलॉजीज को डिफिकल्ट हिमालयन टेरेन में कैसे यूज करना है, बैटल फील्ड के लिए हम कितने प्रिपेयर हैं, इसलिए एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि को किया गया था। कहाँ पर, ईस्ट सिक्किम में। ठीक है, तो इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि इन ईस्ट सिक्किम टू टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैटलफील्ड अवेयरनेस। और इसे कंडक्ट किया था, मतलब इसे लॉन्च किसने किया था, इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने। ठीक है, तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज या ऑपरेशंस याद रखने हैं। चलिए, फर्दर डिस्कशन अभी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले कल मतलब लास्ट क्लास में 6 अगस्त को हमने कौन कौन से करंट अफेयर सीखे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे मना रहे थे, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया था। फिर पीबी बालाजी पहले इंडियन पर्सन बन चुके हैं जिन्हें सीईओ बनाया गया है जैगवार लैंड रोवर का। ठीक है, राजीव आनंद जो है इन्हें सीईओ बनाया है इंडसइंड बैंक का, 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेथ्स हुई हैं, जैसे कि सत्यपाल मलिक जी जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, मेघालय के, बिहार के, गोवा के, इनका निधन हो गया है। एंड शिबू सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते थे, वन ऑफ द को फाउंडर थे और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहला आर्चरी लीग स्टार्ट करने का फैसला लिया है दिल्ली में। टोटल 6 फ्रेंचाइजी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। अब इंडिया की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स ओपन हो रही है हैदराबाद में। पहला विम्सटेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है, दिल्ली में। ठीक है, कंबोडिया ने आसाम की हर्जिला आर्मी के मॉडल को अडॉप्ट किया है फॉर बर्ड कंजर्वेशन, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था कल। फिर लद्दाख 12 अगस्त को सफाई आंदोलन डे शुरू कर रहा है, जिसमें इंडस नदी और इंडस रिवर के आसपास की जो ट्रिब्यूटरी का एरिया है उनको क्लीन किया जाएगा। इसरो ने रिसेंटली होप स्टेशन को बिल्ड किया है सोकर वैली लद्दाख में। ठीक है, और इसरो बहुत जल्दी ब्लू बर्ड सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जो कि अमेरिका की सैटेलाइट है, और इसको जीएसएलवी मार्क 3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आरबीआई ने रिसेंटली न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। निप्पॉन इंडिया ने अपनी पहली फिजिकल ब्रांच म्यूचुअल फंड्स के लिए ओपन की है लेह में, मतलब 11,500 फीट की हाइट पर। इंडिया ने रिसीव किए हैं एयरबस C295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्पेन। टोटल 56 एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, जिसमें से 16 हमको डायरेक्टली स्पेन से मिल रहे हैं और 40 भारत में तैयार किए जाएंगे। कहाँ पर, टाटा बड़ौदा में जो फैसिलिटी तैयार की गई है। इसके अलावा 3 बुक्स के बारे में हमने कल बात की थी, कंसाइंस नेटवर्क, और ये बुक जो है वो सुगाता निवास राजू की है। फिर राइज ऑफ हिटमैन बाय द आर कौशिक जो कि बायोग्राफी है हिटमैन रोहित शर्मा की। नेक्स्ट है द बिलीवर्स डिलेमा बाय अभिषेक चौधरी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के डिसीजन मेकिंग पावर पे बुक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय बीओबी फॉर इट्स कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई कस्टमर। तो एमएसएमई कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर को एक फॉरेन एक्सचेंज, डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओपन किया है बीओबी ने। इसका नाम है बीओबी FX1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
IATA 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड में किस नंबर पे है एविएशन मार्केट में? तो इंडिया आपको 5th नंबर पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया किस नंबर पे है? 5वें स्थान पे है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च न्यू फीचर कॉल द लॉक एफडी? तो लॉक एफडी फीचर अभी हमने सीखा है, एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए इस फीचर की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च वीमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड शुभ शक्ति? तो शुभ शक्ति एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, महिलाओं के लिए है। और इस प्लान की शुरुआत किस इंश्योरेंस कंपनी ने की है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, शुभ शक्ति जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, महिलाओं के लिए है, जो कि 15% 15% कम प्रीमियम प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू द मैन। मतलब मैन के लिए जितना प्रीमियम पे करना है उसके कंपेरिजन में 15% कम महिलाओं को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इमर्ज एज अ विनर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप? तो मैग्नस कार्लसन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। साहिल रीजन रिसेंटली न्यूज में है और हमेशा न्यूज में रहता है डिस्प्यूट्स के कारण, टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण। ठीक है, ये रीजन कहाँ पर आपको मिलेगा, किस कॉन्टिनेंट में मिलेगा? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका? जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर करेंगे। टेक केयर।